नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों वैल्यूडेशन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएस हायर पेंशन से रिलेटेड एक और अपडेट। दोस्तों आप सबको पता होगा जनवरी 2024 में ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स को एक एक्सटेंशन दिया गया है कि वो लोग अपने एम्प्लॉयर्स का जो वेज डेटा है वो ईपीएफओ के पोर्टल पर 31 मई 2024 तक अपडेट कर सकता है। दोस्तों हायर पेंशन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉयर्स को अपने अपने एम्प्लॉयर्स का वेज डेटा ईपीएफओ के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बेसिस पर ही पेंशन का कैलकुलेशन ईपीएफओ कर सकता है। और दोस्तों इस चीज के लिए ये तीसरा एक्सटेंशन है जो ईपीएफओ ने यहां पर दिया हुआ है। दोस्तों एम्प्लॉयर्स को पहला एक्सटेंशन दिया गया था 31 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का। फिर दोस्तों एम्प्लॉयज के रिक्वेस्ट पर ही एक और एक्सटेंशन यहां पर ईपीएफओ ने दिया था, वो दिया था 31 दिसंबर 2023 तक का। और दोस्तों ये तीसरा एक्सटेंशन यहां पर दिया गया है 31 मई 2024 तक का। दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे ये जो एक्सटेंशन दिया गया है इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा है, ऑलमोस्ट 5 महीने का यहां पर एक्सटेंशन दिया गया है। और सवाल यहां पर उठता है कि क्या इतने बड़े एक्सटेंशन की सच में एम्प्लॉयर्स को जरूरत थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हायर पेंशन के ऊपर नवंबर 2022 में आ चुका है। अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर यहां पर होते आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयर्स का वेज डिटेल्स रेडी नहीं कर पा रहे, उसको अपलोड नहीं कर पा रहे और उसके लिए अगर उनको एक्सटेंशन लग रहा है, तो दोस्तों यहां पर हमको विचार करने की जरूरत है कि ईपीएफओ और एम्प्लॉयर्स दोनों कितने सीरियस है हायर पेंशन को लेकर। दोस्तों दूसरा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या सच में एम्प्लॉयर्स ने इस एक्सटेंशन की डिमांड की थी या ईपीएफओ ने खुद होकर ही इस एक्सटेंशन को 31 मई 2024 तक कर दिया है। और दोस्तों जब आप इस डेट को 31 मई 2024 की डेट को आने वाले अगले पॉलिटिकल सिनेरियो से लिंक करेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि इंडिया में मई 2024 में डिक्लेयर होंगे जनरल इलेक्शंस। और दोस्तों जनरल इलेक्शंस के पहले जो बजट अभी फरवरी के महीने में दिया जाएगा वो बजट होगा इंटरिम बजट। और इंटरिम बजट में सरकार कोई भी बड़ा आउटगो प्लान नहीं कर सकती है, उनके लिए उनको चाहिए होता है फुल बजट। तो दोस्तों फरवरी 2024 में जो बजट आपके सामने रखा जाएगा वो होगा इंटरिम बजट। और यहां पर क्योंकि सरकार एक बड़ा आउटगो प्लान नहीं कर सकती है, सरकार को चाहिए टाइम, और वो टाइम उनको मिल सकता है एक एक्सटेंशन देकर, एक ऐसा एक्सक्यूज बनाकर जिसके लिए ईपीएफओ को ब्लेम नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये जो एक्सटेंशन ईपीएफओ ने यहां पर एम्प्लॉयर्स को दिया गया है एक ऐसा डिस्गाइज है ईपीएफओ के लिए कि जहां पर ईपीएफओ कह सकता है कि शायद बहुत सारे एम्प्लॉयर्स मेरे पास आए थे और उन्होंने डिमांड किया था इस एक्सटेंशन को, इसलिए मैंने एक्सटेंशन दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर एम्प्लॉयर्स ने एक्सटेंशन मांगा था तो उनको ऑलरेडी 6 से 7 महीने का एक्सटेंशन पहले मिल चुका था। हार्डली 1 या 2 महीने का एक्सटेंशन अगर यहां पर ईपीएफओ दे देता तो भी बात बन जाती, लेकिन 5 महीने का एक्सटेंशन यहां पर शायद जस्टिफाइड नहीं होता। तो दोस्तों इसके पीछे का जो टेक्निकल कारण था मैंने भी आपको बताया, क्योंकि हायर पेंशन जब एक्टिवेट हो जाएगी तो ईपीएफओ के ऊपर बहुत सारा फंड आउटगो का बर्डन आ जाएगा और ये जो फंड बाहर जाना है इसके लिए उनको लगेगा पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और दोस्तों ये जो बजट अप्रूवल उनको लेना है वो इंटरिम बजट में नहीं ले सकते, ये उनको फुल बजट में लेना होगा। और दोस्तों इसीलिए जो 31 मई 2024 का मैंडेट यहां पर दिया गया है, जो डेडलाइन यहां पर दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि इलेक्शन हो जाए और जो अगली सरकार आए वो इसके लिए बजट प्रोविजनिंग कर सके। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर हायर पेंशन लागू हो जाएगा तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करने वाला है। और दोस्तों इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यही चाहेगी कि भाई अगला इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन हो जाने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी सरकार बनेगी वो इसके ऊपर डिसीजन ले। अब वो हो सकता है कि वो करंट सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, तो जो भी अगली सरकार आएगी वो इसके ऊपर फुल फ्लेजेड डिसीजन ले, क्योंकि अगले 5 साल तक का बर्डन उसी सरकार को बेयर करना। और दोस्तों शायद इसीलिए जो एक्सटेंशन महीना या 2 महीने का हो सकता था उसको जानबूझकर 5 महीने का किया गया। दोस्तों ईपीएफओ ने 13 दिसंबर 2023 को एक सर्कुलर रिलीज किया था और वहां पर एक छोटी सी क्लैरिटी देने की कोशिश की थी कि पेंशन का जो कैलकुलेशन फॉर्मूला होगा वो किस तरह का होगा। लेकिन दोस्तों उस क्लैरिफिकेशन में भी ये बात कहीं पर भी नहीं की गई थी कि पेंशन फॉर्मूला प्रो राटा बेसिस पर होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग पेंशन रूल्स यही कहते हैं कि पेंशन फॉर्मूला जो है वो प्रो राटा बेसिस पर ही कैलकुलेट किया होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ईपीएफओ ने कोई भी कैलकुलेशन का क्लैरिटी नहीं दिया हुआ था। और दोस्तों अगर और प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेशन हो जाती है तो हम सब जानते हैं कि प्रो राटा बेसिस पर हमको नुकसान होगा, हायर पेंशन हमको वहां पर कम मिलेगी। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि जहां पर मैंने क्लियरली बताया कि अगर प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेशन होता है तो कितना नुकसान हो सकता है, तो दोस्तों ये जो ऊपर आया हुआ लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या इसी वीडियो का लिंक मैंने इस एपिसोड के एंड में भी दिया होगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर देख सकते हैं।
और दोस्तों अगर सरकार को ये डिक्लेयर करना है कि पेंशन प्रो राटा बेसिस पर ही दी जाएगी तो इससे दोस्तों सीनियर सिटीजन्स में डेफिनेटली एक आक्रोश का माहौल क्रिएट हो जाएगा और इसीलिए दोस्तों ये एक्सटेंशन जो इस बार दिया गया वो दिया गया 31 मई 2024 तक का, मतलब कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद में सरकार जो डिक्लेरेशन करना चाहे वो कर सकती है, क्योंकि अगले 5 साल तक सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों यहां तक का जो डिस्कशन हमने किया वो या तो हमने ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किया या तो हमने सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, लेकिन दोस्तों यहां से आगे का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो हम करेंगे एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने हायर पेंशन का फॉर्म भरा हुआ है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अगर आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको एक कॉर्पस अमाउंट ईपीएफओ को वापस करना है, जो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, लाखों में हो सकता है। अब दोस्तों जितना लेट ये ईपीएफओ का प्रोसेसिंग होगा उतना ही ज्यादा कॉर्पस अमाउंट हमको ईपीएफओ को वापस भी करना होगा और दोस्तों वो राशि अच्छे खासे अमाउंट से बढ़ते जाएगी क्योंकि उस राशि के ऊपर लग रहा है इंटरेस्ट। अगर दोस्तों किसी को दिसंबर 2023 में ईपीएफओ को 30 लाख रुपए वापस करने थे, 30 लाख रुपए वापस करने थे, और यही अगर एक्सटेंशन 6 महीने का हम पकड़ के चले, मतलब कि तकरीबन जून 2024 तक का, तो दोस्तों इसके ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए अब उनको एक्स्ट्रा पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि ईपीएफओ कॉर्पस के ऊपर तो इंटरेस्ट लेने वाला है, लेकिन जो एरियस देने वाला है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देने वाला है। ये क्लियरली आरटीआई क्वेरी के रिप्लाई में वो बता चुका है। मतलब कि आपके हाथ में अगर आज 30 लाख रुपए रेडी है और आप अगर ये 30 लाख रुपए ईपीएफओ को देने के लिए रेडी है, लेकिन ईपीएफओ उसको लेना नहीं चाहता, और क्योंकि ईपीएफओ उसको लेना नहीं चाहता आपको लगेगा एडिशनल इंटरेस्ट अराउंड 1.5 लाख रुपीस। लेकिन ये जब आप एडिशनल इंटरेस्ट के साथ पैसा ईपीएफओ को वापस करेंगे तो आपको जो एरियस मिलने वाला है उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट आपको ईपीएफओ नहीं देने वाला। तो दोस्तों एक नजरिए से देखा जाए तो ये तो ऐसी बात हुई कि भाई मैं तो आपको लूट लूंगा लेकिन आप मुझको लूट नहीं पाओगे, इसीलिए मैं एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहा हूं। हो सकता है कि अगर कोई ईपीएफओ ऑफिशियल मेरा वीडियो देख रहा होगा तो मेरे बात पे ऑब्जेक्ट जरूर करेगा, लेकिन दोस्तों ऐसे केसेस भी मार्केट में अवेलेबल है जहां पर लोगों की वेज डिटेल्स ऑलरेडी उनके एम्प्लॉयर ने अपलोड कर दिए, उनको डिमांड लेटर आ भी गया, उन्होंने कॉर्पस फंड ईपीएफओ को वापस भी कर दिया। तो दोस्तों जब एम्प्लॉय की तरफ से पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो ईपीएफओ उनका पेंशन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा। और अगर ईपीएफओ ने एम्प्लॉय से कॉर्पस फंड रिटर्न ले लिया है तो दोस्तों उस एम्प्लॉय को तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पैसा तो चला गया ईपीएफओ के पास, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो जमा हो रहा है ईपीएफओ के अकाउंट में, और एरियस के ऊपर में ईपीएफओ एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट तो देने वाला है नहीं। तो ये तो नेट लूज लूज सिचुएशन होता है एक एम्प्लॉय के लिए जिसने अपना पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट कर लिया लेकिन उसकी पेंशन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अगर नैतिक जिम्मेदारी लेकर भी ईपीएफओ इस बात को सोचे तो उनको उन लोगों की पेंशन तो बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए जिनके डिमांड लेटर्स आ चुके हैं और जिन लोगों ने अपना कॉर्पस फंड ईपीएफओ को ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है। दोस्तों ये बात मानना बहुत मुश्किल है कि ईपीएफओ समान ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड क्लास माना जाता है, जो पैन इंडिया वर्क करता है, जो सालों से लोगों का पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा प्रोसेस करते आ रहा है, वो इस छोटे से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहां पर इंप्लीमेंट करने में इतनी दिक्कत फेस कर रहा है। दोस्तों मुझे इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि हमारे ईपीएफओ ऑफिशियल वेल कॉम्पिटेंट है, वेल टैलेंटेड है इस चीज को मैनेज करने के लिए, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इस चीज को डील किया जा रहा है, जिस तरह से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ईपीएफओ दे रहा है और जिस तरह से पेंशन को डिले कर रहा है, यहां पर सिर्फ इंटेंशन को क्वेश्चन करने के अलावा कोई और बात की नहीं जा सकती। दोस्तों हायर पेंशन से सबसे ज्यादा आस पता है कौन लगाकर बैठा हुआ है? वो लोग जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में हार्डशिप फेस कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हायर जजमेंट के बाद में पैसा भी जमा लिया है कि वो ईपीएफओ को वापस करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको हायर पेंशन मिलेगी तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस उम्मीद पे शायद ईपीएफओ अभी तक खरा उतर नहीं रहा। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं ईपीएफओ ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एटलीस्ट उन लोगों की पेंशन स्टार्ट कर दे जिन्होंने कॉर्पस फंड ऑलरेडी ईपीएफओ को रिफंड कर दिया है, क्योंकि जैसे आप उनकी पेंशन देंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई पेंशन का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होने वाला है, प्रो राटा बेसिस लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, और बाकी लोग जिनको कॉर्पस फंड ईपीएफओ को देना है वो इस बात पर डिसीजन ले पाएंगे कि क्या सच में हायर पेंशन उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। उसी के साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने फंड दे दिया है उनके साथ भी फाइनेंशियल जस्टिस होगा, क्योंकि दोस्तों बात अभी ऐसी चल रही है कि मुझे कोई सामान चाहिए था, उस चीज के लिए मैंने ईपीएफओ को पैसा तो दे दिया, लेकिन वो सामान देने की जो डेट है वो एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रही है, मेरे हाथ में वो गुड्स नहीं आ रहे जिसके लिए मैंने एक्चुअली पैसा दिया था। और दोस्तों ये मॉरली सही नहीं होगा। ईपीएफओ की यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों से उन्होंने पैसा ले लिया है उनका पैसा उनको पेंशन के फॉर्म में वापस किया जाए, या तो फिर जो एरियस दे रहे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पूरी तरह से कैलकुलेट करके दिया जाए। दोस्तों ईपीएफओ ने 5 महीने का एक्सटेंशन देकर बहुत इंटेलिजेंटली जो ब्लेम है डिले का वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशंस के सर पर मर दिया है, एम्प्लॉयज के सर पर मर दिया है। लेकिन दोस्तों यहां पर ईपीएफओ का इंटेंशन डेफिनेटली क्वेश्चनेबल बनता है।
क्योंकि यहां पर एक बात समझना बहुत मुश्किल है कि आप सालों से लोगों का पीएफ प्रोसेस कर रहे थे बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन बाय द एम्प्लॉयर्स, तो ऑलमोस्ट नवंबर 2022 तक का वेज डिटेल्स तो आपके पास ऑलरेडी होना ही चाहिए, क्योंकि आपने वहां तक का पीएफ और ईपीएस प्रोसेसिंग ऑलरेडी उसी डेटा के बेसिस पर कर लिया है। और जो थोड़ा सा 1-1.5 साल का डेटा आपको मिलना चाहिए, उसके लिए अगर आपको साल भरे का टाइम लग रहा है, 2-2 साल का टाइम लग रहा है, तो ये यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं। तो यहां पर जरूरत है कि ईपीएफओ जल्दी से जल्दी लोगों की पेंशन शुरू करे, सीनियर सिटीजन्स के ऊपर सिंपैथी दिखाए, क्योंकि ये हायर पेंशन का डिसीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जितना डिले करेंगे उतना ही आप जस्टिस यहां पर डिले कर रहे हैं, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है और आप मेरे विचारों से सहमत है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि जब लोगों के विचार मुझ तक आएंगे तो वही विचार दोस्तों मैं कंसोलिडेट करके आप सबके सामने रख सकता हूं, ताकि हमें कंबाइंड आवाज बना सके हमारे हक के लिए, उन लोगों के लिए जो शायद हायर पेंशन की आस लगाकर बैठे हैं और हायर पेंशन उनके लिए जिंदगी गुजारने का एक बहुत बड़ा आसरा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनको भी समझ में आए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके विचार भी हमारे साथ वो शेयर कर सके। और दोस्तों, अगर हम कंबाइंड वॉइस जरूर बनाएंगे तो ईपीएफओ को जल्दी से जल्दी इस मुद्दे के ऊपर एक्शन लेना ही हो। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से अगर आप खुद को बेनिफिट करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, शेयर मार्केट जो होगा वो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का एक इंडिकेटर है कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है। और अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो आपने भी इंडिया के साथ फाइनेंशियली ग्रो करना चाहिए, और इसी के लिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने 3-4 सवाल ऐसे आ जाते हैं कि भाई किन शेयर्स में पैसा डालें जहां पर मेरा पैसा रिस्क की तरह से डूब ना जाए, कब पैसा डालें शेयर मार्केट में कि जहां पर मुझको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न आए, और क्या मैं शेयर मार्केट को सही तरह से ट्रैक करने के लायक हूं भी या नहीं हूं, या मुझे एडिशनल नॉलेज गेन करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का आसान जवाब देने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जिसका क्यूआर कोड यहां पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा। दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल में मैं आपको इंडिकेटर दूंगा कि भाई मार्केट अब इतना इतना गिरा है, आप यहां पर सही तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, दीज आर द गुड लेवल्स टू इन्वेस्ट। उसी तरह से दोस्तों, मैं आपको कुछ आइडियाज भी दूंगा कि ये स्टॉक्स है जो भी वैल्यू स्टॉक्स लग रहे हैं, यहां पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहे या ना चाहे ये तो आपका डिसीजन होगा, लेकिन आपके पास एक इंफॉर्मेशन जरूर होगी कि आपको किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी यहां पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, किसी एनालिसिस के बेसिस पर हैजल फ्री तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल वैल्यू एडिशन का आपको हेल्प जरूर कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हायर पेंशन से रिलेटेड जो भी डिस्कशन हमने आज इस वीडियो में किया उसमें आपको वैल्यू जरूर दिखी होगी। अगर दोस्तों आपको उसमें वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी आवाज भी हमारी आवाज के साथ मिलकर इतनी बड़ी हो जाए कि हमारी आवाज ईपीएफओ तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।